नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर कई अहम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को JK24 की तरफ से, JK परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह से ही देश जो है वो खुशियां मना रहा है, क्योंकि 75वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे थे। और आज कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत जो है, भारत के हथियार, भारत की सैन्य ताकत, भारत की सभ्यता और संस्कृति की झलक आज कर्तव्य पथ से देखने को मिली। लेकिन इस बार की जो गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें कुछ अलग था भारत के हथियारों को लेकर। क्योंकि हम डिफेंस पे लगातार बात करते हैं, तो इस परेड में कुछ हथियार अलग थे और ये मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए थे। लेकिन इनका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा और क्यों इनका बनाना जरूरी था, इस पे आज हम बात करेंगे। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिएगा। बड़े बड़े टायर वाली गाड़ियां जो हैं, मुझे लगता है अभी तक आपने वीडियो गेम में देखी होंगी या यूरोपियन कंट्रीज में जो रेसेस होती हैं उसके अंदर जो है इस प्रकार की गाड़ियां देखने को मिलती हैं। लेकिन आज हमने रिपब्लिक डे परेड में इन गाड़ियों को देखा है। ये ऑल टेरेन व्हीकल हैं। 3 किस्म की ये व्हीकल्स हैं जो भारतीय सेना के लिए बनाए गए हैं। इसकी क्या कुछ खासियत है वो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगा। उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास भी चलेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑल ट्रेन व्हीकल्स, भारत ने चीन सीमा पर इन्हें तैनात किया हुआ है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये आसानी से काम कर सकते हैं। -20 से 40 तापमान में बड़े आराम से काम करते हैं। 7 से 8 कमांडो जो हैं इसमें सफर कर सकते हैं। पहाड़ों में आसानी से चढ़ जाती है। दुश्मन की माइन और मिसाइल का भी असर नहीं होता। लद्दाख और LAC पर सैनिकों को दिया गया है, तैनात किया गया है। सैनिक इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये अपने आप में एक खास तरह का गाड़ी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान आज चर्चा में हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल TP त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। शुक्रिया सर समय देने के लिए। TP त्यागी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? शायद सर को आवाज नहीं जा पा रही है। अनुपम तिवारी हैं, एयरफोर्स ऑफिसर हैं। जय हिंद सर आपको भी। जय हिंद राजेश जी। शुक्रिया। कर्नल TP त्यागी सर को आवाज नहीं जा पा रही है, चेक करिएगा। लेकिन सबसे पहले आप दोनों मेहमानों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। इसी प्रकार आप मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार मेरे शो में आते रहे, यही बस कामना है। अनुपम जी, इस हथियार के बारे में बात मैं करना चाहूँगा। क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी? क्योंकि जब मैंने भी देखा तो देखा कि इतने बड़े बड़े टायर जिस गाड़ी में लगे हुए हैं, ऐसा हम अक्सर वीडियो गेम में या कोई ट्रक रेस यूरोप में हुआ करती थी उनमें देखा करते थे। क्या इनका मकसद है, कहाँ ये इस्तेमाल होंगे और क्यों इनकी जरूरत आन पड़ी सर? राजेश जी, आपको आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को सबसे पहले रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और अब निश्चित तौर पर जो आपने विषय उठाया है वो काबिले तारीफ है। भारत की ताकत, वो भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बने हुए हथियारों, बनी हुई गाड़ियों से भारत की ताकत आज दुनिया ने देखी है। जिन व्हीकल्स की आप बात कर रहे हैं बेसिकली आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। और आप भी जानते हैं, कर्नल साहब इस बात को मानेंगे कि किसी भी थल सेना की ताकत होती है उसकी आर्टिलरी रेजिमेंट आर्मर्ड व्हीकल्स, क्योंकि यही वो हथियार है, यही वो ताकत है जिससे हम दुश्मन के ऊपर टूट पड़ते हैं और अपने आप को डिफेंस भी कर सकते हैं। तो भारत की जो
सीमाएं हैं, अगर आप देखें जियोग्राफिकल कंडीशंस, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक एलएसी है, हजारों किलोमीटर लंबा ये ऐसा टेरेन है जहां पर हिमालयन रेंजेस हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, सबसे गहरी घाटियां हैं, जहां पर सड़कें बनाना बहुत मुश्किल है। अब सरकार ने देर सवेर उसके ऊपर काम शुरू किया है, लेकिन अभी भी ये माना जाता है कि इस डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर आदमी पैदल भी नहीं चल सकता है, तो गाड़ियां की आप बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे डिफिकल्ट टेरेन में जब दुश्मन आपके सामने, चाइना जैसा दुश्मन हो, ताकतवर दुश्मन हो, तो उसके लिए आपको अपनी तैयारियां मजबूत करनी पड़ेंगी। तो वहां पर उस टेरेन के लिहाज से इन व्हीकल्स की जो जरूरत है वो कई दिनों से महसूस हो रही थी, और अब फाइनली ये इंडक्ट हो चुकी हैं, भारतीय सेना के साथ मिल चुकी हैं, भारतीय जवान इनके ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं। खासियत के बारे में आपने थोड़ा बहुत बताया था जी, उसको मैं थोड़ा सा और इनहैंस करता हूं चीजों को। क्विक फाइटिंग रिएक्शन व्हीकल्स हैं ये, यानी कि ये अपना बचाव खुद भी कर सकते हैं, जैसा आपने ग्राफिक में दिखाया था कि माइंस से बचाएंगे, दुश्मन की गोलियों से बचाएंगे, और छोटी मोटी मिसाइलों से ही बचाएंगे। उसके साथ ही साथ ये अटैक कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ाते हैं। आप दुश्मन के ऊपर बिल्कुल टूट पड़ सकते हैं, दुश्मन के ऊपर आप तमाम हथियारों के माध्यम से, कमांडोज के माध्यम से आप हमलावर हो सकते हैं। तो चाइना जैसे दुश्मन को देखते हुए एलएसी पर खासतौर पर इन व्हीकल्स की बहुत आवश्यकता थी। लाइट वेट का इनका होना इनको खास बनाता है, बहुत हल्के वजन होते हैं, और ये कहीं पर भी बहुत आसानी से ले जाए जा सकते हैं। इवन इनको एयर ड्रॉप भी किया जा सकता है हेलीकॉप्टर्स की मदद से या मालवाहक विमानों की मदद से, तो उस लिहाज से भी ये बहुत खास हो जाते हैं। तो भारतीय सेना अपने आप को बदलती जरूरतों के हिसाब से इक्विप्ड कर रही है, भारतीय सेना अपने आप को मॉडर्न तौर तरीकों के हिसाब से तैयार कर रही है, और यही नतीजा है, यही नमूना आज हमने देखा कर्तव्य देखने को मिला है। चलिए मैं आता हूं सर आपके पास, टीपी त्यागी सर मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले एक तस्वीर और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, फिर उस पर ही टीपी त्यागी सर का हम रिएक्शन भी लेंगे। ये इन्फेंट्री का खास हथियार है BMP-2, इसकी भी तस्वीरें जो हैं आज सामने आई हैं, क्योंकि बेहद खास इन्फेंट्री को मोबिलाइज करना हो, दुश्मन के एरिया में जाकर ऑपरेशन करना हो, जब आप BMP-2 के साथ जाते हैं। ये T-90 टैंक की जो तस्वीर है, इसके पीछे BMP-2 जो है वो भी साथ साथ चल रही थी। इसको भी समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार BMP-2 का काम क्या होता है, रोल क्या होता है। अभी तक हम रशियन मेड पे डिपेंड थे, लेकिन अब ये भारत के अंदर बन रही हैं। इसकी खासियत क्या होती है, जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, और उसके बाद कलर टीपी त्यागी सर के पास चलते हैं। इसमें 30 mm वाली मशीन गन लगी होती है, 360 डिग्री घूमकर हमला करने में सक्षम है, पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाना इसे आसान है, चीनी सीमा पर तैनाती इसकी की जा गई है। चलिए टीपी त्यागी सर के पास चलेंगे। सबसे पहले तो सर, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं आई थी, जय हिंद, और साथ ही साथ जेके परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सर, आज आपने समय दिया, इतना बिजी शेड्यूल था आपका। समझना चाहूँगा सर, इसका BMP-2 का क्या रोल है। अक्सर हम बड़े बड़े टैंकों को देखते हैं, बड़ी बड़ी टैंकों में बड़ी बड़ी गन लगी होती हैं, बैरल लगी होती हैं, लेकिन जब BMP-2 को देखते हैं तो टैंक जैसी नज़र आती है, लेकिन बैरल थोड़ी सी छोटी होती है। क्या इसका रोल है और कब इसकी ज़रूरत आन पड़ती है सर? देखिए, बेसिकली तो ये इन्फेंट्री कैरेज व्हीकल है जी। इसमें इन्फेंट्री के एक सेक्शन को आप BMP में ले जा सकते हैं 360 डिग्री घूम के, यानी कि इसकी जो भी छोटी बैरल है, इतना 30 mm गन्स इसके अंदर लगी होती हैं, लेकिन ये तो सभी व्हीकल्स के अंदर होती हैं। यानी कि जो भी इन्फेंट्री के प्रोटेक्शन आर्मर्ड व्हीकल हैं, उनके अंदर ये गन होना, 360 डिग्री चारों तरफ घूमना, ये सब इन व्हीकल्स के अंदर होता है। इनको BMP व्हीकल्स को जो कुछ मॉडिफाई किया गया है, और मॉडिफाई करके इनको LAC के ऊपर तैनात किया गया है। अब मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, मैं इसका उदाहरण दरअसल में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से करूंगा। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एक हमारा ध्रुव होता, अब वो ध्रुव को इस चक्कर में कि उसका वजन कम किया जाए, तो उसमें कार्बन फाइबर का यूज किया गया। कार्बन फाइबर का यूज करने के बाद जब उसको यूज किया गया तो वो कई दफा फेल हुआ,
4, 5, 8, 10 उसके क्रैश हो गए। तो हमने अपनी गलती से सीखा, उसमें मेटलर्जी की कमी थी, तो उस कमी को दूर किया। दूर करने के बाद जो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई इंटेलिजेंस, रिकॉनाइजेंस, सर्विलेंस करे, उसके अलावा अब हमने उसके अंदर फिट कर दिए, गन्स भी फिट कर दी, रॉकेट भी फिट कर दिए, एयर टू एयर मिसाइल भी फिट कर दी, एंटी शिप मिसाइल भी फिट कर दी। यानी कि हमने उसमें इंप्रूवमेंट किया। खुद चाइना की तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं की, कॉपी नहीं की, खुद अपनी उससे सीखा। तो ये इम्प्रूवमेंट जो हिंदुस्तान में किया जा रहा है उन व्हीकल्स का, जो हम अब तक डिपेंडेंट रहते थे रशिया के ऊपर, जिनके हथियार या तो हैवी होते थे, प्रोटोटाइप होते थे, और वो हाई एल्टीट्यूड में उतनी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम नहीं कर सकते थे जितना अमेरिका के मोबाइल हथियार करते थे। मगर हम रशिया से लेते रहे, ऊपर से उनकी मेंटेनेंस भी वही करते रहे, स्पेयर भी वही करते रहे, एक किस्म से वो हमें ब्लीड करते रहे। लेकिन अब जब से हमने ऑफ लेट ये शुरू किया है कि डिफेंस एक्सपोर्टर हो गया है, इस रिपब्लिक डे का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि इंडिया इज नाउ बिकम डिफेंस एक्सपोर्टर, क्योंकि हम अपने जरूरत के हिसाब से चीजों में चेंज करते हैं। वैसे ही हमने बीएमपी में भी चेंज किया है। अब कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट होते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि ये व्हीकल जाएगा लेकिन ये माइन रेजिस्टेंट है। माइन रेजिस्टेंट कौन सा? ये एंटी पर्सनल माइन, और उसमें भी डाउट है कि एंटी पर्सनल माइन को तो चलिए इट कैन टेक केयर ऑफ, इट कैन नॉट टेक केयर ऑफ द एंटी टैंक माइन, क्योंकि एंटी टैंक माइन तो 15 kg का वजन आने के बाद ही फट जाती है। तो सॉरी 15 kg का नहीं, टैंक का वजन आने के बाद फट जाती है, नहीं कि हैवी व्हीकल के साथ फट जाती है। तो वो इसमें लिमिटेशंस होती हैं। फिर भी बिकॉज इट इज मोबाइल, बिकॉज इट इज लाइट, बिकॉज इट कैन कवर 360 डिग्रीज, बिकॉज इट हैज गॉट 30 mm गन, सो इट इज ए डिफेंसिव वेपन एज वेल एज इफ द नीड अराइज इट इज एन ऑफेंसिव वेपन, बोथ वे में काम कर सकता है। तो इसलिए बीएमपी को एलएसी पे तैनात किया जा रहा है। लेकिन सर मैं ये नहीं यही समझता कि ये जो व्हीकल है इनकी वजह से कोई गेम चेंज होगा। जी गेम चेंज आने वाले युद्ध में आपको आज के बारे में नहीं, एज ए स्टेट्समैन यू हैव टू थिंक अबाउट 5 years ahead। अब जो आने वाला वार है, उस आने वाले वार में इनसे ज्यादा हमको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, हमको ड्रोन्स की जरूरत पड़ेगी, हमको एंटी ड्रोन्स की जरूरत पड़ेगी, हमको एंटी मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी। वो जो वेपन्स हैं दे विल बी मोर इन यूज एज कंपेयर टू दिस इन्फेंट्री। इन्फेंट्री की लड़ाई तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। नाउ इट विल बी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस वॉर। लेकिन जमीन पे कब्जा मुझे लगता है टीपी त्यागी सर इन्फेंट्री को ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इन्फेंट्री के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश अपनी सेना की कल्पना कर सकता है। एक और तस्वीर दिखाता हूं, उसके बाद अनुपम जी आपके पास में आता हूं। एक और अहम तस्वीर है, एयरफोर्स से जुड़ी हुई ये तस्वीर है। प्रचंड ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। ये भी कमाल है भारतीय डीआरडीओ का कहें, एचएएल का कहें, जब गजब की ताकत इस फाइटर प्लेन के अंदर, इस हेलीकॉप्टर के अंदर, और इसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। हम अमेरिका से ऑलरेडी 2 बड़े हेलीकॉप्टर्स ले चुके हैं, लेकिन प्रचंड की बात थोड़ी सी अलग है। इसको भी समझेंगे। पहले ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी सी जानकारी हम ले लें। प्रचंड हेलीकॉप्टर एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। 16,400 फीट ऊंचाई तक ये उड़ सकता है, और ये जो ऊंचाई है ये इसे खास बनाती है। इसकी कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर है, यानी कि 550 किलोमीटर जाकर ये वापस आ सकता है दुश्मन के ऊपर हमला करके। 15 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 mm की तोप, 4 अन्य हथियार लगे हैं। सीधा अनुपम जी के पास चलेंगे। अनुपम जी, अपाचे चिनूक हम अमेरिका से ले चुके थे, लेकिन इसके बीच भारत का प्रचंड भी सामने आ जाता है।
कैसे अमेरिका के अटैक हेलीकॉप्टर से हम अपने चिनूक को थोड़ा सा अलग मानते हैं, और आने वाले वक्त में आतंकियों के खिलाफ अगर पीओके में कोई ऑपरेशन भी करना है तो कैसे ये अहम योगदान निभाने वाला है? बहुत अच्छा सवाल है राजेश आपका। हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी के चिनूक और अपाचे जब पहले से हैं, तो हमको ये नया एयरक्राफ्ट, नया हेलीकॉप्टर डेवलप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कितने भी बेहतर हो, चिनूक और अपाचे वो हैं विदेशी ओरिजिन के, और ये कई सारे देश इसको ऑपरेट कर रहे हैं। आज की दुनिया में, आज की वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में जब एक ही हथियार को कई सारे देश इस्तेमाल करते हैं तो उनके प्रोज एंड कॉन्स सबको पता होते हैं। दुश्मन को भी हमारे पता है कि चिनूक की कमियां क्या हैं, अपाचे की कमियां क्या हैं, इनके फायदे क्या हैं। तो उस हिसाब से हमको एक अत्याधुनिक, उन्हीं की कैपेबिलिटी का एक होम ग्रोन इंडिजीनियसली बिल्ट एक हेलीकॉप्टर चाहिए था, और इसकी जरूरत बहुत दिनों से आ रही थी। निश्चित तौर पर हम बहुत ज्यादा मात्रा में विदेशों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, इसलिए LCH प्रचंड हमें चाहिए था। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने एक रिकॉर्ड समय में इसके ऊपर काम किया, इसको बनाया, और आज जब दुनिया ने इसका दर्शन किया है तो अचंभित रह गई है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत अलग है चिनूक और उसे अपाचे से, लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो सबसे बड़ी ये है कि ये फुल्ली स्टेल्थ हेलीकॉप्टर है, और चिनूक और अपाचे के साथ ये बात नहीं कही जा सकती है कि वो फुल्ली स्टेल्थ है। लाइट वेट हेलीकॉप्टर होने के साथ साथ पूरी तरह से हर तरह के मिसाइल से, हर तरह के गन फायरिंग से इसको बचाया जा सकता है, अपने आप बचत कर सकता है। इसका जो नेविगेशन सिस्टम है, जो भारत की परिस्थितियां जिसके ऊपर मैं बार बार बात करता हूं कि जियोग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए इसमें एक सबसे एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। यानी ये किसी भी ट्रेन में कहीं पर भी उड़ सकता है, अच्छी खासी ऊंचाई पर उड़ सकता है, घाटियों में उड़ सकता है, सक्रिय जगहों में उड़ सकता है, और खुले आसमान में उड़ सकता है। तो इसके पास वो नेविगेशन करने की कैपेबिलिटीज हैं। इसके जो हथियारों की आपने बात कही थी, ये मुझे लगता है कि भारत का पहला खुद का बनाया हुआ एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स लैस हैं। ये हवा में ही दुश्मन को मार सकता है, एयर टू एयर मिसाइल से लैस हेलीकॉप्टर है। भारत ने अभी तक ऐसा नहीं बनाया था, तो बाकी हथियार तो इसके पास है ही, लेकिन ये एयर टू एयर जो वेपनरी इसमें लगाई गई, ये इसको एक बेहद खास बनाती है। और साथ ही साथ जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसका मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होना। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के बारे में हमने सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट्स के बारे में सुना। दिस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर हैज द एबिलिटी ऑफ मल्टी रोल कॉम्बैट। हर तरह के ऑल वेदर कंडीशंस में उड़ सकता है, हर तरह की सिचुएशन में उड़ सकता है। जैसा आपने दिखाया 15 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, और 500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के घर में घुस करके मार सकता है और वापस भी आ सकता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है, और आने वाले दिनों में ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, जिस तरह चिनूक और अपाचे का हमने एग्जांपल दिया है कि वो पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, प्रचंड भी आप देखिएगा भारत की तरफ से दुनिया के लिए एक नायाब तोहफा होगा, और भारत इसको एक्सपोर्ट करके अपनी एक जो धमक है पूरी दुनिया के बाजार में, जो हथियारों का बाजार है, उसमें अपनी धमक बहुत तेजी से महसूस कर पाएगा। ठीक है सर, एक तस्वीर और दिखाऊंगा कर्नल टीपी त्यागी सर, उसके बाद आपके पास मैं आना चाहूंगा। सिर्फ तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि इसने बहुत अटेंशन खींची है दुनिया की। कर्तव्य पथ पर फ्रांस की सेना जो है वो कदम ताल करते हुई नजर आई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन जो हैं वो भी भारत के दौरे पे हैं। उन्होंने भी भारत की सेना का दमखम आज देखा है, भारत की ताकत को, सैन्य ताकत को भी उन्होंने देखा, और हमारी सभ्यता और संस्कृति के इतिहास को, विविधता को भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। कर्नल टीपी त्यागी सर, ये सवाल बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि आज तक माना जाता था कि भारत रूस के हथियारों पे निर्भर है, फिर एक सोच विकसित हुई कि नहीं, भारत अमेरिका के करीब जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ना भारत अमेरिका का, ना भारत रूस के साथ, भारत और फ्रांस के संबंध मुझे लगता है कि हाल के सालों में बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं, चाहे फिर वो हम सैन्य तौर पे ले लें या फिर डिफेंस डील के तौर पे ले लें। कैसे देखते हैं सर? आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक तो फ्रांस फ्रेंड हो गया। फ्रेंड कैसे हो गया? इसलिए कि फ्रांस ने कई बार हिंदुस्तान का समर्थन किया कि इन्हें यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो वो P5 देश हैं, वीटो बिल्डिंग पावर्स, उसमें ऐड किया जाए, यानी कि हिंदुस्तान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में ऐड किया जाए। कश्मीर के इश्यू पर इन्होंने हमारा साथ दिया। पिछले साल जब उनका बेस्टिल डे हुआ था
तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर वहाँ के चीफ गेस्ट थे, और वही स्क्वाड्रन लीडर सुनीता जो वहाँ थी वो यहाँ भी थी। उनका कॉन्टिजेंट यहाँ आया, हमारा कॉन्टिजेंट वहाँ गया था। इनकी बॉडी लैंग्वेज भी उनके प्रेसिडेंट के और हमारे प्राइम मिनिस्टर की बताती है कि ये फ्रेंड है। अब एक बात समझने की ये है कि हमारे लिए फ्रेंच की टेक्नोलॉजी अगर हमको कुछ बाहर से लेना भी है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? कारण जो हम रशिया से सामान लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एयर डिफेंस सिस्टम S-400, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, जी टीपी त्यागी सर, जी बोलिए सर। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि रशिया से हमने एयर डिफेंस S-400 सिस्टम लिया, ठीक है। रशिया ने वही सिस्टम चाइना को भी दिया। अब यानी कि अगर एक जैसे ही सिस्टम इंडिया के पास भी है और चाइना के पास भी है, तो हम सरप्राइज एलिमेंट या जो अननोन फियर है वो कैसे डेवलप करें? जब हम अमेरिका से हथियार लेते हैं तो उसमें बहुत सारी शर्तें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इसके साथ में और बहुत सारी दूसरे देशों के साथ वाली जियोपॉलिटिकल कंडीशन आ जाती हैं। तो अमेरिका और रशिया दोनों को छोड़ के हमने फ्रांस के साथ में जो अपना अब भी डील की है, राफेल भी लिया है, जिससे हमारी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी बढ़ी है। तो हमारा फ्रांस के साथ जो जाना है वो इस बात के लिए है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी मिले या वो हथियार मिले जो पहले से हमारे दुश्मनों के पास ना हो, ताकि हमारा सरप्राइज एलिमेंट बना रहे। इसलिए हम फ्रांस के साथ जा रहे हैं और फ्रांस भी हमारी हर तरह से इस मामले में मदद कर रहा है। चलिए, थोड़ा समय का अभाव है, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी जी।